प्रिय भावी प्रशासकों और मेरे प्रिय साथियों और प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका अपने चैनल जिगीसा आईएएस पर। आज के इस सेशन में मैं बात करने वाला हूं भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है और राष्ट्रपति के चुनाव में जो पद्धति है आनुपातिक प्रतिनिधित्व, ये पद्धति क्या होती है और फिर इसके लिए एकल संक्रमणीय मत पद्धति को भी अपनाया गया है। तो ये दोनों पद्धतियां क्यों अपनाई गई हैं, इनके पीछे निहित उद्देश्य क्या है और उस पर आपके प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बनते हैं, मेंस में भी प्रश्न बनते हैं। तो प्री और मेन दोनों के प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए, यानी यूपीएससी लेवल के प्रश्न तो हैं ही, लेकिन स्टेट पीसीएस में भी आपके चाहे वो आरएएस हो या आपका बीपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो या एमपीपीसीएस हो, इस तरह की परीक्षा में पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं उनको भी आप बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर सकें, इस बात पर ध्यान रखा गया है। तो आइए इसको विस्तार से समझते हैं। देखिए, भारतीय संविधान लोकतंत्र के साथ किसको अपनाता है? गणराज्य को, रिपब्लिक। इस पर मेरा वीडियो जा चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं कि लोकतंत्र और गणराज्य के बीच क्या अंतर है। इस तरह से वीडियो गया हुआ है, तो वो आपके बहुत काम का वीडियो है, आप उसको देख लीजिएगा। गणराज्य का मतलब है कि शासन संबंधी सभी पद सभी नागरिकों के लिए खुले हुए हैं। यानी गणराज्य का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो फैक्ट है इसके साथ जो जुड़ा हुआ है वो ये है कि शासन व्यवस्था में बॉटम से लेकर के टॉप तक, यानी एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर के राष्ट्रपति के पद तक, यानी राष्ट्राध्यक्ष के पद तक, प्रत्येक पद भारत के सभी नागरिकों के लिए खुला हुआ है। यानी वंश के आधार पर किसी भी पद पर किसी की दावेदारी को मान्यता नहीं दी गई है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर के और आपके राष्ट्रपति के पद तक। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका जो राष्ट्राध्यक्ष है, यानी जो सबसे बड़ा पद है राष्ट्राध्यक्ष, जो कि आपके राष्ट्रपति हैं, यह राष्ट्रपति का पद कैसा है? आपका एक निर्वाचित पद है और इस पद पर ध्यान से आप समझिएगा, वंश के आधार पर पदस्थापना नहीं होगी, जैसे कि आपके ब्रिटेन में है कि वहां का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो वंश के आधार पर पदस्थापित होता है। आप देखेंगे कि वहां पर जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है वहां पर भी वंश के आधार पर पदस्थापना होती है। लेकिन हमने न केवल राष्ट्रपति के स्तर पर बल्कि शासन संबंधी सभी पदों को लेकर के वंश के आधार पर पदस्थापना को पूर्णतः वर्जित कर दिया गया है। निर्वाचन के माध्यम से पदस्थापना होगी या नियुक्ति के माध्यम से पदस्थापना होगी, जिसकी एक सामान्य प्रक्रिया है, सभी को ध्यान में रखते हुए। तो यह है आपका राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ पहला फैक्ट कि राष्ट्रपति का निर्वाचन क्यों होता है, क्योंकि हमने गणराज्य को अपनाया है। अब आइए दूसरा फैक्ट, यानी सभी नागरिकों के लिए है। जब ये सभी नागरिकों के लिए खुला हुआ है, भाई गणराज्य है तो सभी नागरिक इस पर अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इसके लिए फिर हमने संविधान में प्रावधान क्या किया है कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए यानी भारत का नागरिक होना चाहिए। अच्छा, यहां पर ऐसी कोई बात नहीं की गई है कि वो जन्म से नागरिक हो या आपके किसी अन्य तरीके से उसने नागरिकता प्राप्त की है। हमारे यहां इस पर कोई विचार नहीं किया जाता है। आपको नागरिकता मिल गई, बात खत्म हो गई, आप भारत के नागरिक हैं, आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल हो गए। लेकिन अमेरिका में एक शर्त जोड़ रखी है उन्होंने कि वहां जो जन्म के आधार पर नागरिक होगा, जो जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त करेगा,
केवल वही अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, जबकि हमारे यहां पर जन्म के आधार को मैंडेटरी नहीं बनाया गया है, केवल नागरिक होना जरूरी है। लेकिन एक खास दो बातें और इसमें जोड़ दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। वो दो बातें क्या जोड़ी गई हैं, जरा इस पर भी विचार कर लीजिए। दो बातें ये जोड़ी गई हैं कि भाई भारत का नागरिक है तो हमें भाई राष्ट्राध्यक्ष का पद है, सर्वोच्च प्रतिष्ठा युक्त पद है, समस्त कार्यपालिक शक्ति से दी हुई है, और ये मंत्रिपरिषद के परामर्श पर उन कार्यपालिक शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो जायज सी बात है कि इस पद पर एक मैच्योर नागरिक होना चाहिए। तो इसलिए हमने एक उम्र की बात की है यहां कि भारत का नागरिक होना चाहिए 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना चाहिए। मतलब इस लेवल तक पहुंचते पहुंचते मैच्योरिटी का एक लेवल आ चुका होता है, राइट। तो इसलिए 35 इयर्स की बात हमने की है। और कहा है कि लोकसभा का सदस्य, किसका? लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अहर्ता रखता हो, निर्वाचित होने की अहर्ता रखता हो। ऐसा क्यों कहा है? ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि मंत्रिपरिषद के परामर्श पर इन्हें कार्य करना होता है, और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी बनाई गई है। तो जाहिर सी बात है कि उस लेवल की क्वालिफिकेशन आपके अंदर होनी चाहिए। एक तो वजह यह है, और दूसरी वजह यह है कि भाई सीरियस कैंडिडेट ही, यानी वो भारत का नागरिक जो सार्वजनिक जीवन में एक लेवल पर पहुंच चुका है, यानी लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अहर्ता का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी नागरिक आपके कि भाई मैं भी अब राष्ट्रपति बनूंगा, और जबकि उसका लेवल वो नहीं है, उसके बावजूद भी वो इस तरह की आकांक्षा पाले, तो ये ठीक नहीं है। यानी वही नागरिक ये आकांक्षा पाले जो कम से कम राष्ट्रपति की गरिमा को ध्यान में रखते हुए उसका व्यक्तित्व हो, राइट। यानी 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अहर्ता रखता हो, तो वो क्या कर सकता है? भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल है। यह कॉन्स्टिट्यूशन में स्पष्ट तौर पर वर्णित है। अब यहां पर एक बात और समझ लीजिए, तीसरा फैक्ट क्या है कि राष्ट्रपति के चुनाव को, राष्ट्रपति का जो चुनाव है इसको संविधान के कुछ अनुच्छेद विनियमित करते हैं, और वो अनुच्छेद कौन कौन से हैं? पहला अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 क्या कहता है? मतदाता की बात करता है। यानी मतदाता, यानी किसको राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अधिकार होगा, किसको राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने का अधिकार होगा। यह बात किसमें कही गई है? अनुच्छेद 54 में। और कौन कौन वोट देंगे? निर्वाचित एमएलए, यानी प्रत्येक राज्य के निर्वाचित एमएलए को राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 54 के अनुसार, ठीक। और एमएलए का मतलब यह हुआ विधानसभा का सदस्य, विधान परिषद का नहीं। यहां नोट कर लीजिएगा, विधान परिषद के सदस्य को राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अधिकार नहीं है। और मनोनीत एमएलए को भी, यानी जो नॉमिनेटेड एमएलए है उसको भी वोट देने का अधिकार नहीं है। वोट देने का अधिकार किसको है? निर्वाचित एमएलए को और निर्वाचित एमपी को। निर्वाचित एमएलए और निर्वाचित एमपी मतदाता होते हैं आर्टिकल 54 के अनुसार। क्या कहा है आर्टिकल 54 में? कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए
एक निर्वाचक मंडल का गठन किया जाएगा और इस निर्वाचक मंडल में प्रत्येक राज्य की विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे तथा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होंगे। यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित एमपी और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचित एमएलए। अब यहां पर नोट क्या है आपका? नोट यह है कि मनोनीत एमपी, मनोनीत एमएलए और मनोनीत और निर्वाचित एमएलसी को वोट देने का अधिकार नहीं है, देने का अधिकार नहीं है। यानी राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं उन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने का अधिकार नहीं है। अच्छा, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते थे, लेकिन 2020 से वो प्रोविजन क्या हो गया है? समाप्त हो गया है, राइट। स्टेट लेवल पर भी जो एमएलए मनोनीत करने का प्रोविजन है विधानसभा में, तो उन मनोनीत सदस्यों को वोट देने का अधिकार नहीं है। और ध्यान रहे, मनोनीत और निर्वाचित एमएलसी को वोट देने का अधिकार नहीं है। एमएलसी का मतलब हुआ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी किसी राज्य में जो विधान परिषद है उनके सदस्यों को भी वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया है? वो इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, असंतुलन पैदा हो जाएगा। अभी इस पर हम बात करेंगे आर्टिकल 55 के तहत। तो मतदाता कौन होंगे, यह बात अनुच्छेद 54 में कही हुई है। संशोधन के माध्यम से हमने ये प्रोविजन कर दिया है कि पांडिचेरी और दिल्ली की जो विधानसभा है उसके भी निर्वाचित एमएलए को वोट देने का अधिकार है। ये तो हुआ मतदाता। तो आर्टिकल 54। अब आइए, दूसरा आर्टिकल कौन सा है? दूसरा आर्टिकल है अनुच्छेद 55। यह अनुच्छेद 55 क्या कहता है कि देखिए भाई, यह कह रहा है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से होगा। किससे होगा? इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होगा। प्रश्न होता है कि भाई इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों होगा? तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होने की एक वजह यह है, जो प्रमुख वजह है, कि जो राष्ट्रपति हैं ये आपकी नाम मात्र की कार्यपालिका हैं। यानी आर्टिकल 53 की धारा 1 के तहत राष्ट्रपति को केंद्र की समस्त कार्यपालिक शक्ति दी गई है, लेकिन इस कार्यपालिक शक्ति का प्रयोग वो मंत्रिपरिषद के परामर्श से करते हैं, और वो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति जवाबदेह बनाई है हमने। तो जब वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद को है और उसकी जवाबदेही लोकसभा के प्रति है और लोकसभा का प्रत्यक्ष चुनाव होता है, तो अगर हम राष्ट्रपति के लिए प्रत्यक्ष चुनाव को अपना लेते हैं और उसे वास्तविक शक्ति नहीं देते हैं तो यह फिर बात बनती नहीं है, राइट। तो जाहिर सी बात है कि हमने यहां पर क्या किया है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को अपनाया है। प्रमुख वजह तो यह है, इसके अलावा अन्य वजह भी हैं, लेकिन वो यहां नहीं, हम अलग से उस पर बात करेंगे। अभी चुनावी पद्धति को समझा रहे हैं आपको। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति होगी, और इस अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति में पहली बात है इसमें कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, यानी आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति को अपनाया गया है, और एकल संक्रमणीय मत के द्वारा चुनाव किया जाएगा। यह बात अनुच्छेद 55 में कही गई है।
ठीक, अगला क्या है, अब इसको बहुत विस्तार से समझाऊंगा, राइट। अगला क्या है, अगला है आपका अनुच्छेद 57। यह भी राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ा हुआ है। और अनुच्छेद 57 क्या कहता है कि वर्तमान राष्ट्रपति या जो पहले राष्ट्रपति पद धारण कर चुका है, इसको भी पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। यानी जैसे अमेरिका में केवल 2 बार आप चुनाव लड़ सकते हैं राष्ट्रपति का, तीसरी बार नहीं, लेकिन भारत में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। अनुच्छेद 57 यह कहता है कि आप जितना मन करे उतने समय तक आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ें, यानी 1 कार्यकाल, 2 कार्यकाल, 3 कार्यकाल, 4 कार्यकाल, राइट। आवश्यकता केवल इस बात की है कि आप जो संविधान सम्मत अहर्ताएं हैं वो आप पूरी किए हुए होने चाहिए और फिर आप चुनाव लड़ सकते हैं। यानी री इलेक्शन की बात की गई है, यानी जो पहले से पद धारण किया हुआ है या वर्तमान में जो राष्ट्रपति है उसका कार्यकाल अभी खत्म होने वाला है, उससे पहले ही वो क्या करेंगे, आपका चुनाव जब कराया जाता है तो उस चुनाव में वो मतदाता यानी चुनाव में वो प्रत्याशी के रूप में उतर सकते हैं, तो पुनर्निर्वाचन के पात्र हैं। ठीक, अगला फैक्ट क्या है इससे जुड़ा हुआ, अगला अनुच्छेद कौन सा है जो राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ा हुआ है? अगला है अनुच्छेद 62। अनुच्छेद 62 क्या कहता है? अनुच्छेद 62 की धारा 1 कहती है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव करा लिया जाए। क्यों करा लिया जाए? तो वो ये कह रहे हैं कि चुनाव कराना इसलिए जरूरी है कि कार्यकाल पूरा होने के साथ ही राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है। यानी अनुच्छेद 56 की धारा 1 कहती है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होगा और अनुच्छेद 62 कहता है कि जैसे ही कार्यकाल पूरा होगा तो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। अतः राष्ट्रपति का पद रिक्त होने से पहले ही चुनाव करा लिया जाए। पॉइंट की क्लैरिटी है, ताकि कार्यकाल समाप्त होने पर जब पद रिक्त हो तो हमारे पास पहले से ही निर्वाचित राष्ट्रपति हो जो उस तारीख को शपथ ग्रहण करके राष्ट्रपति पद को धारण कर ले। तो आर्टिकल 62 राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ा हुआ है। किस मायने में? पहला ये कि भाई कार्यकाल पूरा होने से पहले ही राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव करा लीजिए। सामान्य व्यवस्था है, अगर किसी कारणवश आप नहीं करा पाते हैं तो बात अलग हो गई, लेकिन सामान्य नियम यह है कि कार्यकाल 62 की धारा 1 कहती है कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव करा लीजिए। दूसरी बात क्या कहती है इसमें, ध्यान से आप समझिएगा। यह तो हुआ कार्यकाल रिक्त, यानी कार्यकाल पूरा होने पर पद रिक्त होने से, और यह है आपका आकस्मिक रूप से पद रिक्त हो जाए। आकस्मिक रूप से पद रिक्त हो जाए मतलब भाई ये तो कार्यकाल पूरा होने से पद रिक्त होगा तो उससे पहले आप चुनाव करा लीजिए। अब ये कह रहे हैं, यानी अनुच्छेद 62 की धारा 2 क्या कह रही है कि भाई मान लीजिए उन्होंने त्यागपत्र दे दिया तो रिक्त हो गया ना पद, या उनको पद से हटा दिया महाभियोग के माध्यम से, पद रिक्त हो गया ना, या चुनाव आयोग ने उनके पद को क्या कर दिया है, यानी उनके चुनाव को रद्द घोषित कर दिया है, राइट, तो पद रिक्त हो गया ना, या राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई या कोई और वजह हो सकती है तो यह आकस्मिक रिक्ति हो गई। तो इस आकस्मिक रिक्ति के मामले में आर्टिकल 62 की धारा 2 क्या कहती है कि पद किसी भी
वजह से पद रिक्त होने की तारीख से 6 महीने के अंदर चुनाव कराना जरूरी है। यानी चाहे ये वाली कंडीशन हो, जैसे अगर मान लीजिए आप राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने वाला है, उससे पहले आप चुनाव करा लीजिए, लेकिन किसी वजह से आप चुनाव नहीं करवा पाए तो जिस तारीख को कार्यकाल समाप्त होगा उस तारीख से 6 महीने के अंदर चुनाव कराना जरूरी है। या आकस्मिक वजह से रिक्ति हो गई है तो भी 6 महीने के अंदर चुनाव कराना बाध्यकारी है। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसी स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति काम करेगा। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कितने दिन तक काम कर सकता है राष्ट्रपति की रिक्ति के मामले में? मैक्सिमम 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकते, राइट। तो यह राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ा हुआ आर्टिकल है, आर्टिकल 62। एक और अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ा हुआ है, वो कौन सा है? वो है आपके अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति के चुनाव से कैसे जुड़ा हुआ है कि अनुच्छेद 71 की धारा 1 कहती है कि राष्ट्रपति के पद के चुनाव को लेकर के अगर विवाद पैदा होता है तो इस विवाद की सुनवाई कौन करेगा? केवल सर्वोच्च न्यायालय में। किसमें? सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में होगी। हाई कोर्ट में आप याचिका दायर नहीं कर सकते राष्ट्रपति के चुनाव के विवाद को लेकर के। यह 71 की धारा 1 कह रही है। दूसरी बात क्या कही जा रही है इसमें? धारा 2 कह रही है, या यहीं पर ध्यान से आप समझिए, लेकिन धारा 4 के अनुसार निर्वाचक मंडल अपूर्ण होने पर आप याचिका दायर नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर मान लीजिए किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है तो वहां पर तो विधानसभा है नहीं, तो वहां के जो निर्वाचित एमएलए हैं उनको वोट देने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। तो पता चला कि आपने कोर्ट में जाकर के केस कर दिया कि भाई उत्तर प्रदेश जो बहुत बड़ा राज्य है जिसकी 403 निर्वाचित यानी 403 एमएलए हैं, जहां उनको तो वोट देने का अधिकार ही नहीं मिला। तो जाहिर सी बात है कि इस आधार पर राष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध है। तो इस तरह की याचिका आप कोर्ट में नहीं दे सकते। इसी प्रकार अगर लोकसभा में सीटें रिक्त हैं किसी वजह से 10, 20, 50, या राज्यसभा में सीट रिक्त हैं किसी वजह से 10, 20, 50, जो भी जितनी भी हैं, तो यानी लोकसभा राज्यसभा में सीट रिक्त होने पर या किसी राज्यों की विधानसभाओं में सीट रिक्त होने पर या विधानसभा अस्तित्व में नहीं है, राष्ट्रपति शासन है वहां, तो इन आधारों पर आप राष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती नहीं देंगे। आर्टिकल 71 की धारा 4 कहती है स्पष्ट तौर पर। ठीक, अच्छा, अब क्या है आर्टिकल 71 की धारा 3 क्या कह रही है? धारा 3 कह रही है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद संविधान सम्मत कानून बनाएगी। क्या बनाएगी? कानून बनाएगी। यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाएगा, राइट? तो इसके लिए संविधान में प्रावधान किए गए हैं। तो उन संवैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए आप कानून बनाओगे, विधि बनाओगे। तो यह बात भी आर्टिकल 71 की धारा 3 में कही गई है। और धारा 2 कहती है कि अगर मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय ने आपकी याचिका एक्सेप्ट कर ली और सुनवाई के दौरान उसको यह पता चला कि राष्ट्रपति का चुनाव ठीक नहीं हुआ है और उन्होंने अवैध घोषित कर दिया, तो राष्ट्रपति उसी दिन पदच्युत हो जाएंगे
लेकिन इस दौरान उन्होंने जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हैं वो अवैध नहीं माने जाएंगे, उनकी पूरी विधि मान्यता होगी। यह बात आर्टिकल 71 की धारा 2 कहती है। तो ध्यान से आप समझिएगा, कुल मिलाकर राष्ट्रपति के चुनाव से कितने अनुच्छेद जुड़े हुए हैं? अब प्री का फैक्ट बनता है ये, राष्ट्रपति के चुनाव से कितने अनुच्छेद जुड़े हुए हैं? तो आप धड़ से क्या करते हैं, अनुच्छेद 54 और 55 दो आर्टिकल जुड़े हुए हैं, राइट। तो ध्यान से आप समझिएगा, प्रश्न में ही उत्तर छिपा हुआ है, तो वो तो प्रमुखतः है ही, यानी अनुच्छेद 54, 55 ये तो है ही, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव से इनके अलावा अन्य कौन से अनुच्छेद जुड़े हुए हैं? तो अन्य अनुच्छेद हैं, अन्य अनुच्छेद 57 हो गए पुनर्निर्वाचन के लिए, राइट। 62 हो गए कि 6 महीने के अंदर चुनाव कराना बाध्यकारी है और कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव करा लीजिए, राइट। और 71 ये भी राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित हैं। तो ये तो हो गया राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अनुच्छेद, प्लस अब ध्यान से आप समझिएगा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 जो कि किसने, संसद ने पारित किया है, इनसे भी राष्ट्रपति का चुनाव विनियमित होता है। तो निचोड़ क्या निकल करके आया कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव संविधान और सांविधिक दोनों ही आधारों पर विनियमित होता है। सांविधिक में क्या हो गया आपका, संसद द्वारा पारित अधिनियम, यानी प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट 1952 मूल अधिनियम है जिसमें समय समय पर संशोधन होता रहा है, राइट। और आपके मूलतः तो 54 और 55 हैं, लेकिन बाकी के ये भी अनुच्छेद हैं, राइट, जिन पर मैं अभी चर्चा कर चुका हूं। अब आ जाइए जरा विस्तार से समझिए 55 को लेकर के। 54 तो आपको समझ में आ गया कि 54 में हमने बात क्या की थी कि भाई राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान कौन करेगा? तो मतदान करेंगे कौन? निर्वाचित एमएलए और निर्वाचित एमपी, केंद्र और राज्य दोनों को। और ये अनुच्छेद 55 कहता है चुनाव की पद्धति को। तो आइए, राष्ट्रपति का चुनाव है, राष्ट्रपति का चुनाव जो होगा वो अप्रत्यक्ष विधि से होगा, और इस अप्रत्यक्ष विधि में यह है आपका अनुच्छेद 55, और इस अप्रत्यक्ष विधि में आनुपातिक प्रतिनिधित्व है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व। अब इस आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को जो अपनाया है आपने, तो क्यों अपनाया है? इस आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब क्या है? अब इस पर प्रश्न बनता है। प्रश्न कैसे बनता है कि राष्ट्रपति का चुनाव की जो प्रक्रिया है वो अर्ध संघात्मक है। चर्चा कीजिए। द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट इज क्वासी फेडरल। डिस्कस। क्वासी फेडरल कैसे है? पहली बात। दूसरी बात क्या है कि भाई संघात्मक प्रणाली के लक्षण भी हैं और एकात्मक प्रणाली के लक्षण भी हैं राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति में। तो संघात्मक लक्षण कौन से होंगे और एकात्मक लक्षण कौन से होंगे? तो ये जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है ये संघात्मक और एकात्मक दोनों लक्षणों से परिपूर्ण है। और ऐसा क्यों है अब जरा उसको समझ लीजिए ध्यान से। देखिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मतलब क्या है, सबसे पहले तो आप इसे समझिए। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली हमने इसलिए अपनाई है ताकि दो उद्देश्य हैं। पहला, केंद्र और राज्य के बीच समतुल्यता सुनिश्चित करना, यानी तराजू के एक पल्ले में केंद्र बैठा हुआ है
और दूसरे पड़ले में सभी राज्य बैठे हुए हैं, तो यह क्या हुआ? आपका समतुल्यता हो गया। यानी केंद्र और राज्य को बराबर की भागीदारी देना राष्ट्रपति के चुनाव में, इसलिए यह आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति अपनाई है। पहला प्रमुख उद्देश्य यह है। और दूसरा प्रमुख उद्देश्य इसका क्या है कि राज्य राज्य के बीच, ध्यान से समझना बेटा, राज्य राज्य के बीच जनसंख्या के अनुपात में एक रूपता सुनिश्चित करना। यूनिफॉर्मिटी किस मामले में होगी? जनसंख्या के अनुपात में होगी, राइट। यानी अब देखिए, ये जो उद्देश्य है, इससे तो ये हो गया संघात्मक, और ये जो उद्देश्य है इससे हो गया एकात्मक, और इन दोनों को मिला दीजिए तो ये हो गई आपकी अर्ध संघात्मक, क्वासी फेडरल। ये आपको प्रूव करना था। देखिए, प्री में क्वेश्चन जो बनता है वो भी आप इजीली टेकअप कर लेंगे, राइट, और मेंस में जो क्वेश्चन बनता है वो भी इजीली टेकअप हो जाएगा। कैसे? केंद्र और राज्य के बीच समतुल्यता कैसे सुनिश्चित होगी और राज्य राज्य के बीच एक रूपता कैसे सुनिश्चित होगी, यह बात आर्टिकल 55 में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई है। और कैसे की है, अब जरा उसको समझिए। देखिए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व का जो राज्य राज्य के बीच जनसंख्या के अनुपात में एक रूपता की जो बात की है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। एक निर्वाचित एमएलए का मत का मूल्य क्या होगा। यानी हमने ऐसा नहीं किया है कि एमएलए ने वोट दिया तो उसकी वैल्यू 1 हो गई और एमपी ने वोट दिया उसकी वैल्यू 1 हो गई। यानी एक वोट एक वैल्यू को हम नहीं अपनाएंगे यहां, क्योंकि अगर हमने ऐसा अपनाया, अगर इस पद्धति को हम अपनाते तो होता क्या कि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य डोमिनेट कर जाते, केंद्र की तो कुछ चलती ही नहीं। अरे भाई 543 किसके हो गए? आपके लोकसभा के हो गए, राइट, और आपके 233 किसके हो गए? राज्यसभा के हो गए। टोटल मिलाकर के कितने हैं? आप दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी 543 और 233 776। तो यानी 776, और आप देख रहे हैं अकेले उत्तर प्रदेश में 403 हैं। तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान मिल गया, तो आप देख रहे हैं कि ये दो ही राज्य मिलकर के, राइट, केंद्र को पछाड़ देंगे। बात समझ में आ रही है ना? तो बाकी राज्य क्या हैं? अगर मान लीजिए 8-10 राज्य, यानी उत्तर भारत के, यानी कौन कौन से राज्य हो गए? आप ले लीजिए उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, मध्य प्रदेश को ले लीजिए, राजस्थान को ले लीजिए, बिहार को ले लीजिए, राइट। ये 4-5 स्टेट मिलकर के ही राष्ट्रपति के चुनाव को डिसाइड कर देंगे। अगर मान लीजिए यहां पर किसी की भी गवर्नमेंट है एक दल की, तो वही ये डिसाइड कर देगा, उसी का राष्ट्रपति होगा। तो बाकी के जो राज्य हैं उनका क्या होगा भाई? और केंद्र का क्या हुआ? तो केंद्र का तो कोई वजूद ही नहीं रहा इसमें। इसलिए ध्यान से आप समझिएगा, हमने क्या किया है कि एक निर्वाचित एमएलए का मत मूल्य निकाला जाएगा और एक एमपी का भी, निर्वाचित एमपी का भी मत मूल्य निकाला जाएगा, और उस मत मूल्य के माध्यम से यह तय होगा कि भाई, यानी समतुल्यता, यानी बराबर की भागीदारी होना केंद्र और राज्य राज्य के बीच जनसंख्या के अनुपात में एक रूपता सुनिश्चित होना। तो पहला फॉर्मूला तो यह है जो राज्यों के लिए दिया हुआ है। क्या है ये? क्या कहता है कि उस राज्य की जनसंख्या, ध्यान से समझना, उस राज्य की जनसंख्या यानी कुल जनसंख्या को डिवाइड करेंगे किससे? उस राज्य की विधानसभा के कुल मनोनीत नहीं,
निर्वाचित एमएलए। और इसको देखिए, या तो आप इस तरह से लिखेंगे, यह भी फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है। अगर भाग का चिन्ह लगाया तो आप इस तरह से व्यक्त करेंगे, और अगर मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाया इस तरह से, यानी दोनों तरह से आप इसे व्यक्त कर सकते हैं, राइट। यह है आपका फॉर्मूला। एक एमएलए जब वोट देने जाएगा तो उसके वोट की वैल्यू कितनी होगी, तो वो इस फॉर्मूले से निकाली जाएगी प्रत्येक राज्य में। अब आप देखेंगे कि राज्य की जनसंख्या में वेरिएशन है, तो जैसी बात है कि उस राज्य के जो वोट वैल्यू है उसमें वेरिएशन आ जाएगा। जैसे भाई अभी अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, कि अगर मान लीजिए कि 2020 में, ध्यान से आप समझिएगा, यानी 1950 में आप ले लीजिए, 1950 में अगर इलेक्शन होता है, उस समय जो उत्तर प्रदेश की आबादी थी, और 2023 में उत्तर प्रदेश की जो आबादी है उसमें तो बहुत बड़ा अंतर आ गया। तो आप देखेंगे कि ये मत मूल्य में वेरिएशन होता रहेगा, एक ही राज्य में वेरिएशन हो जाएगा। भाई इस बार एमएलए का मत मूल्य कुछ और है, और 5 साल बाद मत मूल्य कुछ और हो सकता है, या 10 साल बाद मत मूल्य कुछ और हो सकता है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि हो सकती है, राइट। तो ध्यान से आप समझिएगा, इसी समस्या का समाधान करने के लिए हमने संविधान में संशोधन किया। और संशोधन क्या किया? 42वें संशोधन से हमने यह बोल दिया कि 1971 की जनगणना के अनुसार यह जनसंख्या को लिया जाएगा प्रत्येक राज्य के स्तर पर, पहली बात। फिर यह 2000 तक किया था हमने, सन 2000 तक। लेकिन जब 2000 आने के लिए हुआ तो फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन किया, और संशोधन करके बोल दिया कि नहीं भाई, 1971 की जनगणना को आधार माना जाएगा 2026 तक। ऐसा क्यों किया हमने? ऐसा इसलिए किया कि हमने यह फॉर्मूला इसलिए अपनाया है ताकि राज्य राज्य के बीच जनसंख्या के अनुपात में यथासंभव एक रूपता हो। लेकिन आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जिन्हें बीमारू की संज्ञा दी गई है, इन राज्यों में जनसंख्या वृद्धि दर व्यापक हुई, जबकि दक्षिण के केरल, कर्नाटक जैसे राज्यों में अगर आप चले जाएंगे तो वहां पर जनसंख्या नियंत्रण किया गया। तो भाई ये तो पनिशमेंट हो गया ना एक तरह से। तो जाहिर सी बात है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर जनसंख्या वृद्धि दर होगी तो उस राज्य के एमएलए के वोट की वैल्यू बढ़ जाएगी, और जिस राज्य ने जनसंख्या नियंत्रण पर काम किया है तो उस राज्य के एमएलए की वोट वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो भाई जिसने जनसंख्या नियंत्रण किया है उसको हम प्रशंसा करने के बजाय हमने उसको क्या कर दिया? पनिशमेंट दे दिया। तो इसलिए यह प्रोविजन किया हुआ है। तो 1971 की गणना के अकॉर्डिंग आप यहां पर लेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश को अगर आप लें तो 1971 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग 8 करोड़ 38 लाख हुआ करती थी। अब तो उसमें से उत्तराखंड भी अलग हो गया है, पहले तो उत्तराखंड भी उसमें शामिल था, राइट। तो उस जनसंख्या को यहां रखेंगे और उसे डिवाइड करेंगे कितने से? 403 से, मल्टीप्लाई बाई 1/1000। तो आप देखेंगे कि वर्तमान में इस फॉर्मूले का उपयोग करने पर उत्तर प्रदेश के एक एमएलए का वोट है की वैल्यू 208 निकल करके आ रही है, राइट। 208 का मतलब आपको समझ में आ रहा है, यानी 208 का 1000 से गुणा कर दीजिए, राइट। तो अब आप देखिए, तो इस फॉर्मूले के माध्यम से, ध्यान से आप समझना, इस फॉर्मूले के माध्यम से राज्य राज्य के बीच जनसंख्या के अनुपात में एक रूपता तय हो जाती है। पूरी तरह से तो नहीं, मैक्सिमम आपका 208 हो गया, उससे कम हो गया 200 हो गया, 196 हो गया, 176 हो गया, राइट नाउ 186 हो गया। इस रेंज में एक एमएलए का वोट वैल्यू निकल करके आ रहा है स्टेट टू स्टेट। तो लगभग एक रूपता है, बहुत बड़ा अंतर नहीं है। ये पॉइंट की क्लैरिटी है, लेकिन अंतर है। और आपसे इस बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी किया गया है,
लेकिन इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना कि अगर जनसंख्या में वेरिएशन होगा तो वोट वैल्यू में वेरिएशन आ जाएगा। तो इस वेरिएशन को कम करने के लिए हमने क्या किया है, 1971 की जनगणना को मान लिया, क्योंकि 1971 तक लगभग पूरे भारत में सभी राज्यों में जनसंख्या वृद्धि दर लगभग एक जैसी थी। लेकिन जब 81 की जनगणना आई हमारे सामने तो उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन हमें देखने के लिए मिला, राइट। 1991 में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने के लिए मिला, 2001 में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने के लिए मिला, राइट। इसलिए हमने 1971 को आधार बना दिया गया है। पॉइंट की क्लैरिटी है ये तो हो गया। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जो बड़ा राज्य है उसका भारांश क्या होगा, उसका भारांश अधिक होगा, और जो छोटा राज्य है उसका भारांश क्या होगा, उसका भारांश कम हो गया। यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन में बड़े राज्य को ज्यादा वेट मिलेगा और छोटे राज्य को वेट कम मिलेगा। इस फॉर्मूले के अनुसार जैसे गोवा में कितना है, केवल 40 एमएलए हैं। जाहिर सी बात है कि उसकी आबादी अगर 1971 के अनुसार निकालेंगे, राइट, तो 1 करोड़ के आसपास निकल करके आएगी और उसे 40 से आप डिवाइड करेंगे, राइट ना, मल्टीप्लाई बाई 1/1000। तो इस तरह की चीजें हैं। तो आप देख रहे हैं कि गोवा का 40 विधायक हैं और उत्तर प्रदेश के 403 विधायक हैं। तो जाहिर सी बात है कि राष्ट्रपति के चुनाव में उत्तर प्रदेश का वेट ज्यादा होगा और गोवा का वेट कम होगा, सिक्किम का वेट कम होगा, राइट, जो छोटा राज्य है। अच्छा, संघात्मक प्रणाली क्या कहती है? संघात्मक प्रणाली कहती है कि प्रत्येक राज्य को बराबर की भागीदारी मिलनी चाहिए। तो यह फॉर्मूला प्रत्येक राज्य को बराबर की भागीदारी नहीं दे रहा है, बल्कि बड़े राज्य को ज्यादा भागीदारी है और छोटे राज्य को कम भागीदारी है। लेकिन जनसंख्या के अनुपात में यूनिफॉर्मिटी है। किसमें? जनसंख्या के अनुपात में। इसलिए यह जो कैरेक्टर है यह कैसा हो गया आपका? एकात्मक कैरेक्टर हो गया। क्या हो गया? एकात्मक। संघात्मक कैरेक्टर तब माना जाता जब प्रत्येक राज्य का भारांश बराबर होता, जैसा कि अमेरिका में है। पॉइंट की क्लैरिटी है? तो ये पद्धति हो गई आनुपातिक प्रतिनिधित्व की लेकर के राज्यों के मामले में। अब आइए केंद्र को लेकर के। तो फिर एक निर्वाचित एमपी का मत मूल्य क्या होगा? तो एक निर्वाचित एमपी का मत मूल्य निकालेंगे, यानी जब एक एमपी वोट देने जाएगा तो उसकी वोट की वैल्यू कितनी होगी, राइट। तो सभी राज्यों की विधानसभा के सभी निर्वाचित एमएलए का कुल मत मूल्य को डिवाइड करेंगे आप संसद के दोनों सदनों के कुल निर्वाचित एमपी। यानी इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको? इसका मतलब यह हुआ कि जैसे अभी 208 किसका निकल करके आया, यानी 208 किसका हुआ? आपका एक एमएलए का मत मूल्य हुआ उत्तर प्रदेश का, और टोटल कितने हैं? 403 मल्टीप्लाई बाई 403, ये हो गया उत्तर प्रदेश, ठीक। प्लस इसी तरह से ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश प्लस 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 सभी राज्य का कुल मत मूल्य निकाल लेंगे। और अब इसे डिवाइड किससे करेंगे? इससे डिवाइड करेंगे आपके 233 राज्यसभा के निर्वाचित हो गए और 543 लोकसभा के निर्वाचित हो गए। इससे डिवाइड कर देंगे तो यह निकल करके आ जाएगा एक एमपी का मत मूल्य। अब ध्यान से आप समझना, अब इस फॉर्मूले से क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। इस फॉर्मूले से केंद्र और राज्य
को क्या मिलेगी? बराबर की भागीदारी। और ये जो बराबर की भागीदारी मिली तो ये कैसा हुआ आपका? ये हो गया आपका संघात्मक चरित्र हो गया। क्या हो गया? संघात्मक चरित्र। यानी राष्ट्रपति के चुनाव में जितना भारांश केंद्र को है उतना ही भारांश दूसरे पड़ले में किसको है? राज्य को है। इस फॉर्मूले की वजह से तो रिजल्ट क्या हुआ? संघात्मक चरित्र। इस प्रकार यूपीएससी जो प्रश्न करती है कि राष्ट्रपति का चुनाव की जो प्रक्रिया है वो अर्ध संघात्मक है, चर्चा कीजिए, तो आप इस तरह से आप इसको बाइंड अप करोगे, राइट? कि फिर आपके प्रीलिम्स में पूछ लिया कि राष्ट्रपति के चुनाव में चुनाव का अर्ध संघात्मक लक्षण है, यह किस पद्धति से सुनिश्चित होता है? 1 आनुपातिक प्रतिनिधित्व, 2 एकल संख्मणी मत पद्धति। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही हैं, और ना तो 1 सही है और ना 2 सही है, तो आप किसको टिक करेंगे? आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति को, एकल संख्मणी मत पद्धति नहीं। किसको? आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति क्या सुनिश्चित कर रही है? केंद्र और राज्य के बीच राष्ट्रपति के चुनाव में बराबरी को, और राज्य राज्य के बीच जनसंख्या के अनुपात में यूनिफॉर्मिटी को। यानी राज्य राज्य को बराबर की भागीदारी नहीं है, केंद्र राज्य को बराबर की भागीदारी है। तो केंद्र राज्य को बराबर की भागीदारी होने पर यह संघात्मक लक्षण हुआ, और राज्य राज्य को बराबर की भागीदारी नहीं होने पर बड़े राज्य को ज्यादा और छोटे राज्य को कम भारांश मिलने से एकात्मक कैरेक्टर हो गया। इसी को बोलेंगे हम अर्ध संघात्मक चरित्र। आशा करता हूं कि यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है मतदान की। किसकी? मतदान की। कि जब राष्ट्रपति का मतदान होगा तो अब है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। अब एकल संक्रमणीय मत पद्धति आपने क्यों अपनाई है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति आपने इसलिए अपनाई है ताकि राष्ट्रपति का जो चुनाव है, राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो आपके वास्तविक बहुमत के आधार पर हो। किस पर? वास्तविक बहुमत के आधार पर। वास्तविक बहुमत के आधार पर चुनाव हो। ऐसा नहीं है जैसे कि एक सामान्य जो पद्धति है वो क्या है कि अगर मान लीजिए कि आपके 100 मतदाता हैं, राइट, और 5 लोग खड़े हो गए, एक व्यक्ति को मिला कितना? 22 वोट, किसी को मिला 17, किसी को मिला 16, किसी को मिला 10, राइट ना? तो इस तरह से अब आप देख रहे हैं कि इस तरह से वोट प्राप्त हुए और बाकी शेष को मिल गया, और पता चला कुछ इसमें से रिजेक्ट भी हो गए। पता चला कि सबसे ज्यादा किसको वोट मिले? 22 को। तो इसका मतलब 22% वाला क्या हो गया? चुनाव जीत गया। जो अन्य जो चुनाव होते हैं वो तो इसी तरह से होते हैं कि जो सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करेगा वही विजयी घोषित होगा। लेकिन एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाने की वजह हमारी ये है कि भाई अल्प मत वाला व्यक्ति, यानी बहुत सारे लोग अगर राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदार हो रहे हैं तो अल्प मत के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव न हो, क्योंकि ये राष्ट्राध्यक्ष है, राइट, सर्वोच्च पद है हमारी शासन व्यवस्था का, सर्वोच्च प्रतिष्ठाधारी पद है, हेड ऑफ द स्टेट है ये। तो जाहिर सी बात है कि वास्तविक बहुमत के आधार पर इनका चुनाव होना चाहिए। तो वास्तविक बहुमत के आधार पर कैसे होगा? तो उसके लिए एकल संक्रमणीय मत पद्धति को अपनाया गया है। ध्यान रहे कि राष्ट्रपति का यहां एक विशेष बात और है। आर्टिकल 54 और 55 में, जो 54 आपके निर्वाचक मंडल की बात कर रहा है और 55 है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की बात कर रहा है। तो आर्टिकल 55 ही यह कह रहा है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो कैसे होगा? गुप्त मतदान के माध्यम से। किससे? गुप्त मतदान के माध्यम से। ठीक, अब जरा समझिए, एकल संक्रमणीय मत पद्धति में क्या होगा? न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होगा। न्यूनतम कोटा, न्यूनतम कोटे का मतलब है कि राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए कम से कम इतना वोट तो आपको प्राप्त करना ही पड़ेगा। इससे ज्यादा प्राप्त करते हैं
कोई बात नहीं, लेकिन अगर इससे कम है तो फिर उसे विजयी घोषित नहीं किया जाएगा। और यह कितना है? आपके कुल वैध मतों का मूल्य का 50% प्लस 1, इसको हम क्या कहेंगे? न्यूनतम कोटा कहेंगे। अब देखिए, जटिलता को समझने के लिए, इसमें जटिलता है थोड़ी सी, उसको चूंकि आपको तो एग्जाम में लिखना है ऐसे, तो एग्जैक्ट आप फिगर लेकर के समझने की आवश्यकता नहीं है, राइट। इसको सिंपली साधारण तरीके से आप समझिए, थोड़ा सा मत मूल्य को आप निकाल दीजिए, केवल मत को ले लीजिए, राइट ना, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन में आपको समझने के लिए। तो जरा आप इसको समझिए, लेकिन यह ध्यान रखने की बात है कि न्यूनतम कोटा प्राप्त होगा तभी राष्ट्रपति पद के लिए विजयी घोषित किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। और न्यूनतम कोटा कितना होगा आपका? कि कुल वैध मतों का 50% प्लस 1 होना चाहिए मत मूल्य का, राइट, चूंकि मत मूल्य के आधार पर ही काउंटिंग होनी है। तो ध्यान से समझिएगा, इसके लिए अब क्या होगा कि एक मतपत्र होगा, मतपत्र जिसमें सभी प्रत्याशियों का नाम होगा। एक मतपत्र होगा जिसमें सभी प्रत्याशी, ठीक, और यह एक मतपत्र ही एक मतदाता को दिया जाएगा। और जब यह वोट देने जाएगा तो यह कैसे करेगा? आपके प्राथमिकता के आधार पर मतदान करेगा, आधार पर मतदान। अब देखिए, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, प्राथमिकता के आधार पर मतदान करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे यह पेपर हो गया, थोड़ा सा समझाने की कोशिश की जा रही है आपको, यह हो गया आपका बैलेट पेपर, और इसमें यहां प्रत्याशियों का नाम आपने लिख दिया। मान लीजिए ए प्रत्याशी है, बी प्रत्याशी है, सी प्रत्याशी है, 3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं राष्ट्रपति के चुनाव का, तो इस बैलेट पेपर पर तीनों का नाम अंकित हो गया। अब क्या होना होगा? सामान्यतः हम क्या करते हैं कि वोट देने के लिए जैसे हम तो ए के सामने मोहर लगा देते हैं और उसको ऐसे फोल्ड करके दे देते हैं। तो यह तो हुआ साधारण निर्वाचन पद्धति। अब हमने एकल संपत्ति मत पद्धति में क्या किया है कि भाई आप जब वोट देने जाएंगे तो तीनों को वोट देंगे आप, लेकिन प्राथमिकता के आधार पर। प्राथमिकता कैसे? जैसे ये मत प्राप्त हुआ, मान लीजिए एमएलए को है, अब एक एमएलए ने वोट दिया, उसने कहा कि भाई मेरी प्रथम प्राथमिकता क्या है? ए है, तो ए के सामने 1 लिख देगा, राइट, ए के सामने 1 लिख दिया। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो मतदाता है ये चाहता है कि ए राष्ट्रपति बने। फिर उसने कहा कि 2 नंबर सी को उसने दे दिया। इसका मतलब यह हुआ कि अगर ये राष्ट्रपति नहीं है तो फिर ये होना चाहिए। और फिर उसने 3 नंबर किसको दे दिया? बी को दे दिया। इसका मतलब यह हुआ कि वो सबसे अंतिम प्राथमिकता में किसको रख रहा है? बी को रख रहा है, और ये फोल्ड करेगा, मतदान मतपेटिका में डाल देगा इसको। इसी तरह से प्रत्येक एमएलए वोट करेगा और प्रत्येक एमपी वोट करेगा। इनके बैलेट पेपर का रंग अलग अलग होता है, एमएलए और एमपी का, ताकि कहीं काउंटिंग के समय मिक्सअप होने पर उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। पॉइंट की क्लैरिटी है? तो इस तरह से मतदान होता है प्रथम प्राथमिकता के आधार पर। पॉइंट की क्लैरिटी है? अब आ जाइए, अब क्या होगा? मतदान कर दिया, अब होगी आपकी मतगणना। तो मतगणना में प्रथम चरण की मतगणना होगी, प्रथम चरण की मतगणना। और यह प्रथम चरण की मतगणना कैसे होती है? ध्यान से समझिएगा। इसमें होगी प्रथम प्राथमिकता के आधार पर। यह प्रथम प्राथमिकता का मतलब क्या है? जैसे अभी आपने ए, बी और सी, ये 3 प्रत्याशी हैं। मान लीजिए आपके पास कुल मिलाकर के 1000 वोट हैं। अभी मत मूल्य मत निकालिए, मत मूल्य केवल सिंपल तरीके से समझ लीजिए कैलकुलेशन को कि टोटल कितने हैं? 100। इसका मतलब न्यूनतम कोटा कितना हुआ?
न्यूनतम कोटा हो गया 500 और +1 यानी 501। मान लीजिए इसमें से एक भी वोट खारिज नहीं हुआ है, राइट। 100 के 1000 के 1000 ठीक हैं, राइट, वैध मत हैं, ये कोई खारिज नहीं हुआ इसमें। तो आपने क्या किया कि 1000 का 50% निकाला तो कितना हो गया 500, उसमें एक जोड़ दीजिए तो 501। इसका मतलब यह हुआ कि प्रथम प्राथमिकता के आधार पर ए बी सी में से कोई भी एक प्रत्याशी कम से कम 501 वोट प्राप्त करेगा तभी वो राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित घोषित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अब जब प्रथम प्राथमिकता के आधार पर मतगणना की हमने तो 1000 वोटों में से मान लीजिए 450 वोट किसको मिले, ए को। यानी इन 1000 मतदाताओं में से 450 मतदाता ऐसे थे, उन्होंने प्राथमिकता किसको दी, ए को, कि भाई ए राष्ट्रपति होना चाहिए, ठीक। उसके बाद 300 लोग ऐसे थे जिन्होंने प्रथम प्राथमिकता सी को दी। यानी इन 1000 में से 300 लोग ऐसे निकल करके आए जिन्होंने ये कहा कि नहीं भाई हमारी पहली पसंद सी है, यानी सी राष्ट्रपति होना चाहिए, राइट। अब ये कितना हो गया, यानी 450, 300, 750 हो गया। अब बचा कितना, 250। कोई वोट खारिज नहीं हुआ है, यानी अवैध नहीं है। तो मात्र 250 वोटर ऐसे थे जिन्होंने प्रथम प्राथमिकता किसको दी, बी को दी। आशा करता हूं कि यह काउंटिंग समझ में आ गई प्रथम प्राथमिकता की। अब इस प्रथम प्राथमिकता में हमने ये देखेंगे कि न्यूनतम कोटा किसको मिला है। तो अभी देख रहे हैं कि न्यूनतम कोटा के लिए 501 चाहिए। मैंने एक सिंपल उदाहरण दिया है आपको, एग्जैक्ट नहीं लिया है, सिंपल उदाहरण ले लिया आपको समझाने के लिए, ताकि आपको आराम से चीजें समझ में आ जाएं। तो यहां 501 किसी को नहीं मिला। अगर जिसको मिल जाता उसे हम विजयी घोषित कर देते। तो अब न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हुआ है, तो अब क्या होगा, द्वितीय चरण। क्या आएगा, द्वितीय चरण। अब द्वितीय चरण में क्या होगा कि जिसे सबसे कम मत प्राप्त हुए हैं उसे निर्वाचन पद्धति से बाहर कर देंगे। अब यहां देखा 450 है, 250, 300, तो सबसे कम किसको मिले हैं, 250 सी बी को। तो बी को क्या कर देंगे, बी बाहर हो जाएगा। लेकिन इसको जो प्राप्त मत हैं 250, इन मतों को, लेकिन ध्यान से आप समझना, लेकिन मतों को सुरक्षित रख लिया जाएगा। मतों को सुरक्षित रख लिया जाएगा। यानी मत कितने हैं इसके, 250। अब हम क्या करेंगे कि ये जो 250 मत हैं, अब इनमें से हम ये देखेंगे कि फर्स्ट प्रायोरिटी तो इसमें, इन 250 में प्रथम प्राथमिकता तो बी को दी गई थी, तो प्रथम प्राथमिकता का मुद्दा तो खत्म हुआ। अब हम ये देखेंगे कि इन 250 में से द्वितीय प्राथमिकता किसको दी है। भाई द्वितीय प्राथमिकता या तो ए को दी होगी या सी को दी होगी। अब मान लीजिए इन 250 में से, ध्यान से समझिएगा, इन 250 में से 240 लोग ऐसे निकल करके आए जिन्होंने द्वितीय प्राथमिकता किसको दी, सी को। और मात्र इसमें से 10 मतदाता ऐसे निकल करके आए जिन्होंने द्वितीय प्राथमिकता किसको दी, ए को। अब हम देखेंगे कि 10 और 240, और इधर क्या है 450 और 300। यानी ध्यान से आप समझिए, ए को पहले कितने मिल चुके थे, 450, और इसको कितने मिले थे पहले, 300। अब इन ऐड कीजिए तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 540, और ये कितना रह गया 460। तो अब आप देख रहे हैं कि सी को न्यूनतम कोटा प्राप्त हो गया, 500 से ज्यादा हो गया, 501 चाहिए था, इसको 540 मिल गया। अब देखिए, अगर साधारण निर्वाचन पद्धति होती तो ए राष्ट्रपति डिक्लेयर हो जाता, लेकिन आपने क्या किया है, एकल संगठित मत पद्धति को अपनाया है। तो प्रथम प्राथमिकता के आधार पर न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हुआ, तो द्वितीय प्राथमिकता में जाकर के जिसको सबसे कम मत प्राप्त हुए द्वितीय चरण में, उसको बाहर कर दिया जाता है। उसके प्राप्त मतों को द्वितीय प्राथमिकता के आधार पर शेष प्रत्याशियों में बांट दिया जाता है।
और यह प्रक्रिया तब तक अपनाई जाती है जब तक कि न्यूनतम कोटा प्राप्त न हो जाए। पॉइंट की क्लैरिटी है। और जो न्यूनतम कोटा प्राप्त कर लेता है उसी को विजयी घोषित कर दिया जाता है। यह एक साधारण एग्जांपल लेकर के मैंने समझाया है। यह एग्जांपल सटीक नहीं है, रिमेंबर दिस थिंग। ये बहुत सिंपल एग्जांपल लेकर के आपको समझाया है। उसमें वोट वैल्यू निकाली जाती है, यह ध्यान रहे, क्योंकि वोट वैल्यू में क्या होता है, अब यहां तो हमने एक ही मतदाता मान लिया है, लेकिन वहां तो दो मतदाता हो गए ना, एक एमएलए हो गया और एक एमपी हो गया। एमपी का वोट वैल्यू अलग होता है और एमएलए का वोट वैल्यू भी अलग होता है स्टेट टू स्टेट, राइट। तो वहां तो कॉम्प्लेक्सिटी है, लेकिन जब आप इस तरह से समझ जाए, ये सिंपल एग्जांपल लेकर के जो आपको समझाया है, तो इसे अगर कॉम्प्लेक्स में आप अप्लाई करेंगे तो इजीली अब आप अप्लाई कर सकते हैं। पॉइंट समझ में आ गया ना। ये इस तरह से ये आपका चुनाव होता है। अब ध्यान से आप समझिएगा, जो न्यूनतम कोटा प्राप्त कर लेगा उसी को राष्ट्रपति विजयी घोषित किया जाएगा। तो राष्ट्रपति विजयी घोषित होगा, यह कौन डिक्लेयर करेगा, कौन इसकी घोषणा करेगा। जैसे आप देखते हैं कि राज्य में एमएलए एमपी का जब चुनाव होता है, राइट नाउ, या स्थानीय निकायों का जब चुनाव होता है, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है वहां पर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट घोषणा करता है, राइट नाउ, और प्रमाण पत्र जारी करता है कि भाई ये क्या हो गए, आपके निर्वाचित घोषित हो गए। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की घोषणा कौन करेगा। तो ध्यान दीजिएगा कि प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट एक्ट 1952 के अनुसार अब इसकी घोषणा करेंगे कौन, राज्यसभा के महासचिव या लोकसभा के महासचिव एकांतर क्रम में। यानी एक बार राष्ट्रपति के चुनाव को किसके हाथ में होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर राज्यसभा का महासचिव होगा, तो अगली बार कौन होगा, लोकसभा का महासचिव होगा। और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वही महासचिव इनके चुनाव को डिक्लेयर करेगा, राइट नाउ, या तो लोकसभा का महासचिव या राज्यसभा का महासचिव। विजयी घोषित हो गया। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात और है, यह है आपके चुनाव की प्रक्रिया, राइट। तो चुनाव की प्रक्रिया आपको समझ में आ गई। मूलतः आर्टिकल 54 और 55 है, लेकिन अन्य आर्टिकल भी इससे जुड़े हुए हैं। साथ ही इनके साथ साथ संसद द्वारा पारित अधिनियम भी इससे जुड़ा हुआ है। राष्ट्रपति का चुनाव कराएगा कौन, तो निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 के तहत क्लियरली लिखा हुआ, अनुच्छेद 324 की धारा 1 में, कि लोकसभा और राज्यसभा, प्रत्येक राज्य की विधानसभा और विधान परिषद तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का नियंत्रण, निर्देशन और अधीक्षण करने का अधिकार निर्वाचन आयोग को होगा। तो यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कौन कराता है, चुनाव आयोग, जो कि अनुच्छेद 324 के तहत गठित किया जाता है। पॉइंट की क्लैरिटी है। यह है आपके राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ी हुई सारी बातें। आशा करता हूं कि ये बातें आपको जरूर समझ में आई होंगी चुनाव से संबंधित। इसी तरह के वीडियोस समय समय पर मैं आपके सामने लाता रहूंगा, राइट। आज इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे इसी तरह के जो अवधारणात्मक समझ को क्लियर करने के लिए आपकी विभिन्न सेगमेंट पे। अभी तो विशेष तौर पर हमारी पॉलिटी वाला खंड ही चल रहा है, लेकिन बहुत जल्दी दूसरे खंड पर भी हम इसी तरह के वीडियोस लेकर के आने वाले हैं। आपको कहीं भी कोई असुविधा होती है, आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप मैसेज दे सकते हैं, आपको समयबद्ध तरीके से अनुक्रिया की जाएगी। आज इतना ही। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और यथाशीघ्र एक अच्छी रैंक के साथ आपका सिलेक्शन हो, इसी शुभकामना के साथ विदा लेता हूं आज। जय हिंद।